दक्ष जी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऋषि जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। सर गेमां खत्म हो गई हैं। हाँ सर, ये एक विड्रॉल सिम्टम है ऋषि जी, ये कि जब गेम्स खत्म हो जाता है ना उसके बाद खालीपन का एहसास होता है कि अब क्या करें। खालीपन ਦਾ एहसास ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नोक झोंक तो हम कोई नहीं, फिर भी कर लिया करेंगे। ਜੀ 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 ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऋषि जी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कनाडा हैज एवर पुट इन ओलंपिक्स। मुझे लगता है कि 1984 के बाद से नॉन बायकॉटेड गेम्स में तो ये कनाडा की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। नो ये देखिए कि 9 गोल्ड मेडल कनाडा ने जीते, जो कि पिछली बार की जो हमारी परफॉर्मेंस थी उससे 2 ज्यादा है। ओवरऑल 27 मेडल जीते, पिछली बार मेरे ख्याल में हमने 21 मेडल जीते थे। सो इन अ वे लीप्स एंड बाउंड्स कनाडा ने इन गेम्स के अंदर इम्प्रूव किया है, जो ये शुरू में लग नहीं रहा था। शुरू में जब समर मैकिंटोश ने अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है वो नहीं शुरू की थी, उससे पहले मुझे लग रहा था कि कनाडा थोड़ा सा इस बार हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि जिन चैंपियन एथलीट्स हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्विमर से, उनसे गोल्ड नहीं आ रहे थे, उनसे मेडल्स भी नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट मैगी मैकनील, पेनी ओलेक्सियक, काइली मॉस, इनके मेडल्स जब नहीं आने शुरू हुए तब लगा कि इस बार तो जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। बट देन समर मैकिंटोश हैपेंड, उसके बाद फिर हैमर थ्रोइंग के अंदर हमारे जो एथलीट्स हैं उन्होंने झंडे गाड़ दिए। फिर उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऋषि जी, आई वुड से जो वैंकूवर के हमारे ब्रेक डांसर हैं फिल विजर्ड, उन्होंने ब्रेक डांसिंग के अंदर परफॉर्मेंस दी और कनाडा को अनएक्सपेक्टेड गोल्ड मेडल जिताया, आई वुड से। और लेकिन अगर मैं लुक बैक करूं ऋषि जी, सो द बेस्ट परफॉर्मेंस वाज आई थिंक 4x100 मीटर रिले में जो कनेडियन मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता, फेवरेट्स को हरा के जीता उन्होंने। और आंद्रे डी ग्रास के लिए एक रिडेम्पटिव गोल्ड मेडल रहा, क्योंकि उनकी 100 मीटर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इस बार उनकी 200 मीटर जिसमें वो गोल्ड मेडल जिसमें जीता था उन्होंने टोक्यो के अंदर, उसके अंदर वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और फिर 100 मीटर रिले के अंदर आके उस टाइप की एंकर लेग दौड़ना और कनाडा को पोडियम के ऊपर सबसे टॉप की फिनिश कराना, ये अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से थी, हाईलाइट ऑफ द गेम्स। ਜੀ 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 ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਡਰਵੈਲਮਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 71ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं नहीं ऋषि जी, अभी तो आई वुड से कि हम 12वें नंबर पे हैं कनाडा। बट या ठीक है, अगर आप इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहें तो या डेफिनेटली 71st नंबर पे इंडिया हैव फिनिश्ड दिस टाइम। इंडिया के 1 सिल्वर मेडल आया नीरज चोपड़ा का और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए। सो पिछली बार की अगर आप बात करें तो पिछली बार 7 मेडल आए थे, लेकिन 1 गोल्ड होने की वजह से इंडिया 48वें नंबर पे फिनिश किए थे। बिकॉज जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक टेबल में वो ज्यादा वेटेज होती है। तो जितने ज्यादा गोल्ड है वो पहले तो लिस्ट उसके हिसाब से तय होती है, फिर उसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पे बात जाती है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस में हालांकि 6 मेडल्स हैं ओवरऑल, लेकिन ऋषि जी 71वें नंबर में फिनिश किए हैं। आप अगर इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के साथ, पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल जीता, कोई और मेडल नहीं जीता, लेकिन वो 62वें नंबर पे है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ऋषि जी, आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक तो ये कि परफॉर्मेंस पिछली बार के ओलंपिक्स के बनिस्बत खराब रही, डेफिनेटली नो डाउट। लेकिन अगर आप इंक्लूड करें कि इंडिया कितने एरियाज के अंदर मेडल जीतते जीतते रह गया, चौथे नंबर पे कितने गेम्स के अंदर फिनिश किया, फाइनल्स में कहां तक पहुंचे, ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में कहां तक पहुंचे, अगर आप इन सब चीजों को करें तो कम से कम 15 एथलीट्स ऐसे निकल के आते हैं जो कि मेडल से महज बहुत कम माहीन अंतराल के साथ चूक गए। अगर लक उस दिन उनका साथ देता तो वो कोई ना कोई मेडल निकाल के ला सकते थे। सो अगर आप इस हिसाब से देखें तो मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जा रही है। और स्पोर्ट के अंदर ये कई दफा होता है कि भाई आपका किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं होता। किसी दिन आप जीत के भी हार जाते हो, किसी दिन आप हार के भी जीत जाते हो। स्पोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कंटेंशन में रहना है, आपको फाइट के अंदर रहना है। पिछले ओलंपिक्स में जब इंडिया खराब परफॉर्म किया करता था, फाइट में भी नहीं हुआ करते थे, फाइनल में भी नहीं खेल रहे होते थे। सो अभी जो है आप उस कंटेंशन में जा रहे हो और जाके हार रहे हो, सो विच इज ओके, उतना ऑप्टिमल है जितना आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं, बट वहां से इंप्रूवमेंट का चांस है और वहां से इंप्रूवमेंट होगा तो मेडल आएगा।
आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सो मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस को आप दोनों तरीके से देख सकते हो। डिसअपॉइंटिंग दैट मेडल नहीं आए, लेकिन एनकरेजिंग कि इतने सारे लोग मेडल कंटेंशन के अंदर थे। जो क्रिकेट के फैंस हैं वो इससे ऋषि जी थोड़ा सा अग्री करेंगे। आपको याद होगा इंडिया, आप मुझसे पूछ रहे कि इंडिया कभी कोई टूर्नामेंट क्यों नहीं जीतता, क्या हो रहा है इनको, बड़े टूर्नामेंट में जाके हार जाते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप घर पे अहमदाबाद में हार गए। तब भी मैंने ये बात कही थी कि आप ये देखें कि इंडिया कंटेंट कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहा है। अगर ये बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो किसी दिन इनका आएगा कि ये कप भी जीत जाएंगे। और पिछले महीने इन्होंने कप भी जीत लिया। इसी तरह आप अपने एथलीट्स के अंदर भरोसा रखिए। इस बार हो सकता है आपको उतने मेडल्स ना आए हों, लेकिन अगली दफा जो है वो मेडल आपको डेफिनेटली आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे। ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? दीक्षित जी, ये सुनवाई का रिजल्ट जो है वो कल आएगा। 13 तारीख को इसकी जो वर्डिक्ट है उसको डिले कर दिया है, बिकॉज आर्बिट्रर एक तो क्लोजिंग सेरेमनी का डिस्ट्रैक्शन था। जो जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है पेरिस में, जो मेरे फॉर्मर कलीग्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि एक तो क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी थी, सो वो उसका डिस्ट्रैक्शन था। सो उन सब चीजों के मद्देनजर इसकी हियरिंग जो है वो डिले कर दी गई, और अब कल इसके ऊपर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो अपना वर्डिक्ट देगी। वर्डिक्ट क्या होगा ऋषि जी? मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो तो कह रहे हैं, वो तो बड़े आई वुड से कि पेसिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है विनेश का यहाँ पे मेडल जीतना। और मैं भी इसी राय के साथ इत्तेफाक रखता हूँ ऋषि जी, क्योंकि अगर आप रूल्स के बिना पे अगर बात करें तो बड़ा मुश्किल है कि विनेश इसको जीत पाएंगे। रूल सबके लिए एक होता है, और अगर उस रूल के को फॉलो करते हुए विनेश नहीं अपना वेट दूसरे दिन बना पाई तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए ये मेडल जीतना। सो ये भी एक फैक्टर हमें याद रख के चलना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि अगर सीएस उसके फेवर में वर्डिक्ट देती है, देन आई विल बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਲਈਆਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ, ਵਿਮਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है ऋषि जी। मैं तो कहूँगा कि ये देखिए इंडिया के अंदर ये भी बात होती है, कई दफा जब बंदा जीतता है वो सिस्टम की वजह से नहीं जीतता, वो सिस्टम के खिलाफ भी लड़के जीतता है। तो एक पॉइंट इन टाइम पे नवाब पटौदी से पूछा था कि भाई इंडिया में क्रिकेटर्स कामयाब होते कैसे हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया में क्रिकेटर्स जो हैं वो कामयाब सिस्टम की वजह से नहीं होते, दे बिकम सक्सेसफुल डिस्पाइट द सिस्टम। दैट्स व्हाट ही हैड सेड। सो डिस्पाइट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे विमेन का एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा है, जिसको लेके रेसलर्स जो हैं वो धरने पे भी बैठे, और ये अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात को डिनाई करना चाहें, क्योंकि जो सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन से उनके पास डिटेल्स आती हैं, उसके हिसाब से उनको लगता है कि नहीं, ये तो पता नहीं अपना झंडा लेके खड़े हुए। सो जो इनके खिलाफ एलिगेशन है, मैं इस चीज में ऋषि जी, मैं इस फील्ड के अंदर रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये एलिगेशंस जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगी थी, ये बहुत दिनों से, आज से नहीं है, 2021 की बात नहीं है, ये 2012-13 से जो है हम लोग इनको सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। तो इसके कोई अगर आपके रिकॉर्ड पे आके नहीं बोल रहा इस चीज को, तो आप उसको छाप नहीं सकते। लेकिन ये चीजें बहुत पहले से सुनते आ रहे थे कि भाई गड़बड़ जो है वो विमेन रेसलर्स के साथ होती है। So that's why I'm saying कि ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी when this broke out कि भाई रेसलर्स ने उनके खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। Anyway, so what I'm saying is that women wrestlers इस संघर्ष के बाद पहले भी आती रही हैं और वो अभी भी आती रहेंगी। अभी भी अगर आप पूल देखें, निशा हो, चाहे ऋतिका हुड्डा हो, चाहे अंतिम पंगाल हो, ये बड़े टैलेंटेड रेसलर हैं। इसमें निशा और ऋतिका हुड्डा तो महज बड़े माहीन अंतराल के साथ चूक गए। निशा को चोट लग गई, ऋतिका हुड्डा जिस लड़की से हारी उसके साथ एक एक स्कोर किया। वो लड़की जो है इवेंचुअली शी वन द ब्रॉन्ज मेडल। सो एक एक स्कोर पे, लेकिन क्योंकि आखिरी पॉइंट उसने स्कोर किया था लड़की ने, इसलिए दैट्स व्हाई शी वन द किर्गिज गर्ल। सो विमेन रेसलिंग के अंदर, ओवरऑल रेसलिंग के अंदर भी ऋषि जी जो फ्यूचर है वो मुझे काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 5वीं दफा बैक टू बैक ऋषि जी इंडिया ने रेसलिंग के अंदर मेडल जीता है। सो रेसलिंग एंड शूटिंग, यहाँ से आपको मेडल्स आते रहेंगे। बैडमिंटन भी मिक्स के अंदर रहेगा। इस दफा बैडमिंटन से मेडल नहीं आया, बट मुझे लगता है कि परफॉर्मेंसेस जो है हमारी काफी अच्छी रही जी।
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ऋषि जी, ये फ्रीक मेडल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान का अगर आप देखें, फ्रीक मतलब मैं उनकी परफॉर्मेंस को फ्रीक नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसा एथलीट प्रोड्यूस करना बगैर किसी सिस्टम के, ये खाली पाकिस्तान जैसी कंट्री ही कर सकती है कि वहां पे अपनी इंडिविजुअल मेहनत के बूते पे जिन 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 सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने वाली बात की चीजों की बात मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ ऋषि जी, उसको अगर आप 10 गुना बढ़ाते हो तो पाकिस्तान बन जाता है वो। जी जी। किस कंडीशन से वो निकल के आया और किस तरह से कोई सपोर्ट नहीं थी उसके पास, क्योंकि मैं उसके करियर ग्राफ को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, कोई सपोर्ट नहीं थी उसके खिलाफ। तो उनको इधर उधर से पैसे अरेंज करके, कुछ एक जो डोनर्स थे उन्होंने पैसे दिए इंडिविजुअली, तब जाके ये इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। अभी क्रेडिट लेने के लिए हर कोई आ रहा है, आपने वो वीडियो भी देखी होगी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है वो, हुक्मरान जो है वो टीवी के सामने बैठ के और कह रहे हैं कि हाँ आपकी बदौलत जो है ये मेडल आया है। नहीं, ये अरशद नदीम की बदौलत मेडल आया है। सो मैं ये कहूंगा कि इससे अगर आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान की एथलेटिक्स आगे जाके सुधर जाएगी, तो बड़ा मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि जितने चैलेंजेस इंडिया के अंदर है उससे 10 गुना चैलेंजेस एज आई सेड पाकिस्तान के अंदर है। सो रिमार्केबल फीट है, हैट्स ऑफ टू दैट गाय दैट ही डिड सो मच, बट ऐसे इंडिविजुअल्स तो आपके लिए आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा बड़े लेवल पे कम्पीट करना है और भी ज्यादा मेडल लाने हैं, तो आपको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो हॉकी बर्बाद होगी ऋषि जी। 1992 में लास्ट टाइम उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, तकरीबन उसी टाइम के आसपास वर्ल्ड कप जीता था। फिर उसके बाद जो सिस्टम ही खत्म हो गया, नौकरियां मिलनी बंद हो गई। पहले जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हुआ करते थे हॉकी के, उनको बैंक्स वगैरह में नौकरी मिल जाया करती थी। उनका जो इंटर डिपार्टमेंट हॉकी का कल्चर है वो बड़ा जबरदस्त हुआ करता था, वो सब खत्म हो गया। एवरीथिंग इज गॉन टू क्रिकेट, एंड क्रिकेट ऑल्सो वेंट टू द डॉग्स वेरी रिसेंटली। सो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे उस सिस्टम को दोबारा अरेंज करने की जरूरत है और पॉलिटिक्स को उससे निकाल के रखना पड़ेगा। लेकिन जो फुटेज वहां से आ रही है पाकिस्तान के हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता कि आप पॉलिटिक्स को उससे निकाल पाओगे। जी। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ US ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ जी? ओके, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। मैंने कहा कि अरशद नदीम के अलावा गोल्ड मिलना बड़ा मुश्किल है लेकिन अगली दफा ऋषि जी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट भी खेला जाएगा। वाह। और जी बिल्कुल, तो क्रिकेट 128 साल बाद वापसी करेगा ओलंपिक्स में। लास्ट टाइम जो है वो पेरिस के अंदर ही खेला गया था, सन 1900 के ओलंपिक्स में, और अगली दफा क्रिकेट भी यहाँ पे खेला जाएगा। तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान ऐसी टीम के खिलाफ इसके पास भी चांस रहेगा कि भाई वो अपना परफॉर्म कर सके और गोल्ड मेडल की दावेदारी वहां पे कर सकें। तो ये एक बड़ा चेंज होगा ऋषि जी। और जिस तरह की जबरदस्त क्लोजिंग सेरेमनी आई और फिर उसके बाद टॉम क्रूज आए और फिर उसके बाद वो झंडा लेके हॉलीवुड गए, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स लग रहा था कि पेरिस के ओलंपिक्स को किस तरह से टॉप किया जाएगा, बट जो शुरू की फुटेज आके दिखाई दी है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भाई लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स बड़े एक्साइटिंग होने वाले हैं। सो इंडीड वी कैन नॉट वेट टू वॉच, एंड इट विल बी अ ग्रेट थिंग कि भाई वहाँ पे क्रिकेट भी खेला जाएगा। दक्ष जी, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ करदा मैं सवाल पूछ ही जावां ਤੁਹਾਨੂੰ। पूछ लीजिए ऋषि, टाइम है तो मैं ग्लोबल थ्योरी एक चीज मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ ऋषि जी। हाँ जी। मैं विदेश वाले मामले पे अगर वापस जाके आप मुझे जी प्लीज वो दे। सो बहुत सारे लोग अभी भी इस तरह की कंस्पिरेसीज के अंदर बिलीव कर रहे हैं कि सरकार ने इसके खिलाफ ये कर दिया जी, विनेश के खिलाफ। और मैं आपने देखा है कि भाई सरकार की जो रेसलर्स के खिलाफ पॉलिटिक्स रही है उसका मैं मुखर विरोधी रहा हूँ। कम से कम मैं तो मतलब रेसलर्स के लिए मेरी पूरी सिंपैथी है और उनके साथ खड़ा हूँ। मैं इस बात को बिलीव करता हूँ, मेडल मिले या ना मिले, विनेश मेरी निगाह में टॉप एथलीट है। सो उनका दर्जा जो है वो मेडल विनर से भी ऊंचा है मेरी नजर में। बट जो लोग ये कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं कि साबोटाज कर दिया गया, कुछ इस तरह कर दिया गया कि भाई जिसकी वजह से विनेश हार गई ताकि मोदी जी को उनके साथ दोबारा बात ना करनी पड़ जाए, या विनेश उनको कुछ ना बोल दें, या ब्रजभूषण शरद सिंह को मेडल ना दिखा दें। मैं चाह रहा था कि ऐसी चीजें हों, मैं तो अभी भी चाह रहा हूँ किस तरह से विनेश को मेडल मिल जाए और ये सब चीजें दोबारा हो जाए। लेकिन ऋषि जी, इसके अंदर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अगर विनेश को उन्हें डिस्क्वालीफाई करना होता, सो देयर आर 1000 टेक्निक्स। उसके खाने के अंदर आप थोड़ा सा वो मिला दीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले भी, इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक्स में हो चुका है कि हमारे एक रेसलर थे नरसिंह यादव, उनकी दाल में किसी ने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग का एक ट्रेस मिला दिया, वो उन्होंने खा लिया, वो डोप टेस्ट फेल कर गए। ये सबसे इजी तरीका है मैनेज करने का।
लेकिन आप किसी के को जबरदस्ती खाना खिला के उसका वेट नहीं बढ़वा सकते ना। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है अगर आप इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदर बिलीव कर रहे हो। दिस इज नॉट बिलीवेबल। बिलीवेबल ये होता कि अगर वो डोप टेस्ट फेल कर जाती, मैं 100% मान जाता कि इसके पीछे साबोटाज है, कंस्पिरेसी है, लेकिन उन्होंने डोप टेस्ट नहीं फेल किया, उनका वेट बढ़ा हुआ पाया गया। बिल्कुल ठीक है, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं मान सकता। बहुत शुक्रिया दਕਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਕਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੋ ਆਇਲਰਸ, ਗੋ ਆਇਲਰਸ, ਗੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋ ਫਲੇਮਸ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਕਸ਼ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।